और ये तीनों बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तों से मुतल्लिक थी। अच्छा, खारिज क्यों हुई, इस पॉइंट पे आपने बात करनी है कि खारिज होने वाली दरखास्तों में से सबसे बड़ी वजह नाकाबिले समात करार देना 48% रहा, जबकि 13% ऐसी दरखास्तें हैं जिनको बाकायदा ट्रायल के लिए कार्रवाई के बाद मुस्तरद किया गया और फाफिन को ताहाल 24% मुस्तरद की गई उज़रदारियाँ, उनके फैसले मौसूल नहीं हुए। अच्छा, जो कि मेंटेनेबल ही नहीं है, नाकाबिले समात, नाकाबिले समात है। आप अंदाजा लगाएं कि ये नाकाबिले समात देने के लिए ये LLB पास रिटायर्ड जजों को दोबारा नौकरी दी गई थी। ये हालत है कि नाकाबिले समात है, तो भाई पहले दिन आप कर दें। आपने इतना लंबा खींचा और अब जाके 124 को 168 को नाकाबिले समात करार दे दिया। और ये नाकाबिले समात करार देने का मतलब यह है कि वो दरखास्तें एक किस्म की आपने मुस्तरद कर दी हैं। 168 दरखास्तें खारिज हुई हैं, उनमें 48% जो है वो नाकाबिले समात करार दी गई हैं। लेकिन फिर भी पॉइंट ये है कि यहाँ पे जितने हलकों में धांधली के इल्ज़ामात थे वहाँ मैक्सिमम में फॉर्म 45 लोग फिर लेके फिर रहे थे कि हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म 45 हैं और उनके पास तो है ही नहीं है, उन्होंने बाद में बनाए हैं या कोई ऐसी सूरत हाल थी। तो हमारे देखने वालों के लिए हम बता दें कि इसका नाकाबिले समात का मतलब ये है कि उन्होंने वो फॉर्म 45-47 वाले चक्कर में ही नहीं पड़े। उन्होंने कहा ये जो पटिशन है ना, इस पटिशन में तकनीकी जो है वो गलतियाँ हैं, तो इस तकनीकी गलतियों के बुनियाद पर इनको हम नाकाबिले समात करार दे रहे हैं, इनको सुन ही नहीं सकते। तो यही चीज़ समझने की है। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो इतना रोना रोती है कि उनके साथ धोखा हो गया, उनके साथ धांधली हो गई, उनको भी कुछ आदाद शुमार बताने चाहिए ना। इतने बड़े बड़े वकील हैं, पूरी पार्टी जो है वो चला रहे हैं, लेकिन ये आदाद शुमार PTI से आने चाहिए कि ये जितनी निपटाई गई हैं दरख्वास्तें, इनमें PTI की तरफ से कितनी थी इंतखाबी उज़रदारियाँ और किस बुनियाद पर निपटाई गई। और आज तक PTI की तरफ से भी ये नहीं बताया जाता कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर कार्रवाई क्या हो रही है, कैसी कार्रवाई हो रही है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर आपको ये जान के हैरानी होगी साकिब के मीडिया तक क्यों रसाई नहीं दी जाती। बहुत से इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर मीडिया के जाने के पर पाबंदी है, और ये ट्रिब्यूनल आम अदालतें हैं, रिटायर्ड जजेज हैं, और बंद कमरों में, क्लोज डोर में या खुफिया हियरिंग्स हो रही हैं। मालूम नहीं क्या छुपाया जा रहा है। छुपाया जारी बात है, फॉर्म 45 फॉर्म 45 छुपाया जा रहा है और बाहर हुकूमत बनी हुई है, मैंडेट चोरी के इल्ज़ाम लग रहे हैं। लेकिन PTI वालों को भी ये तौफीक नहीं हुई कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल की कारकर्दगी के हवाले से कुछ अपने जो आदाद शुमार है वो तो शेयर वो तो जारी करें कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स, मतलब जब PTI का ये क्लेम है कि 17 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून ने जीती हैं, इन्होंने 180 जीती हैं, पंजाब में सबसे ज़्यादा इनके साथ धांधली हुई है या इनसे नशिस्तें छीनी गई हैं, ये जो इनका क्लेम है, इस क्लेम में जब आप गए हैं ट्रिब्यूनल्स के पास, वहाँ पे कहाँ कहाँ क्या इश्यूज आ रहे हैं, आपको जो है वो उनको हाईलाइट तो मेरे ख्याल में करना चाहिए। ये अदाद शुमार उनकी जानिब से आने चाहिए थे कि हमारी जो दरखास्तें हैं वो तकनीकी बुनियादों पर खारिज की जा रही हैं। और मैं एक देख रहा था कि एक लाहौर के कोई यासिर गिलानी है, उनके MPA के मेरे ख्याल में कैंडिडेट थे लाहौर से या शादरा से, तो उनकी जो तकनीकी बुनियादों पर थी वो कोई स्टैंप लगाई थी ओथ कमिश्नर की, और वहाँ उनकी पता नहीं मौजूदगी ज़रूरी थी या वो मौजूदगी नहीं थी या इस तरह करके, मतलब इंतहाई को तकनीकी किस्म की कि मतलब उसमें आपने वो देखा ही नहीं है कि मेरिट क्या है, केस बनता है या नहीं बनता, वो मामला तो बाद में बिल्कुल इब्तदाई तौर पर उड़ा दी। और इसके खिलाफ फिर जो है वो अगली अदालतों में, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में जब ये जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट में पड़ी रहती हैं। अब अंदाज़ा लगा लेना कि आज जो है वो अगस्त है और फरवरी 2024 में इलेक्शन हुए थे, 1 साल 6 माह हो गए, 1.5 साल हो गया है। तो 1.5 साल हो गया, अभी तक ये चीज़ें मैच्योर ही नहीं हुई जी। 374 में से जी 171 का सिर्फ फैसला हुआ है और बाकी ट्रिब्यूनल से भी अभी फैसले नहीं हुए। अच्छा, ट्रिब्यूनल से फैसले होंगे और ट्रिब्यूनल्स में से 98-99% खारिज हो रही हैं और उसमें से फैसले होंगे तो वो जाएंगे हाई कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स फाइलें उठा के जो है वो साइड पे रख देगी। फिर 6 महीने 8 महीने बाद उनका नंबर आएगा और उसके बाद वो आगे चलना शुरू होगी। तो मतलब ये है कि 2-2.5 साल बाद ये हाई कोर्ट्स में खुलेंगी और फिर 3-3.5 साल के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में खुलेंगी। तब तक जो है वो इलेक्शन पिछले वो भूल चुके होंगे, वो कहेंगे कि चलो जी मिट्टी पाओ, आगे चलें। तो ये एक सिचुएशन है। एक और ख्याल में ये काम PTI के वकीलों को करना चाहिए, लेकिन PTI का सबसे बड़ा मसला ये है कि इस वक्त पूरी PTI जो है वो वकीलों के कंट्रोल में है।
वकीलों का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो पार्ट टाइम सियासतदान है और पार्ट टाइम वकील भी हैं, और उन्होंने बार बार इन्हीं जजेस के सामने पेश होना है, दूसरे क्लाइंट्स को लेकर भी आना है। तो इसलिए वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जजेस को भी नाराज नहीं करते, हाई कोर्ट के जजेस को भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी नहीं, क्योंकि सियासत अपनी जगह, वकालत तो रहनी करनी है। तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई के वकीलों को इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के हवाले से बाकायदा डेली बेसिस के ऊपर एक ब्रीफिंग देनी चाहिए, और हर इलेक्शन ट्राइब्यूनल से बाहर आके मीडिया से गुफ्तगू भी करनी चाहिए। जो वकला जो है पीटीआई के, जो पार्ट टाइम सियासतदान और पार्ट टाइम वकला हैं, वो ऐसा करने से गुरेज कर रहे हैं। इसका मतलब है वो कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, मीडिया को, लोगों को बता नहीं रहे कि वो जो नारे मार रहे हैं कि फॉर्म 47 वाले आ गए, तो भाई बताए भी ना इलेक्शन ट्राइब्यूनल में क्या हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि ये जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जजेस हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि ये सारी उम्र की नौकरी तो नहीं है, ये तो एक खास मुद्दत है। इलेक्शन एक्ट के अंदर भी लिखा है 180 दिन के अंदर तय करना है, तो उससे ज़्यादा ये तनख्वाहें किस लिए ले रहे हैं? ये कैसे, कौन से बजट से, आवाम के टैक्स के पैसे से इनको इतने लंबे अरसे तक तनख्वाहें दी जा रही हैं? और कारकर्दगी इनकी ये है, कारकर्दगी शर्मनाक है इन जजों की, चाहे रिटायर्ड जजेस हैं चाहे सर्विंग जजेस हैं। आप देखेंगे इन्होंने किया इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फैसले क्यों नहीं हो रहे, और जहाँ होने वाले थे, जैसे तारिक महमूद जागीरी की अदालत में, उसको रोकना था, एकदम रोक दिया, उसको रोकना था, क्योंकि उन्होंने एविडेंस मांग लिया था। आपको याद है ना, मैंने जो एक एमएनए का इंटरव्यू किया था एमजे टीवी पर ही, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये जो खुर्रम नवाज है, बल्कि जो अंजुम वकील खान है, इनसे जब मैंने कहा, तारिक फजल चौधरी ने बताया कि हमने भी जनाब फॉर्म 45 जमा करा दिए। मैंने कहा अच्छा, आपने कितने फॉर्म 45 जमा कराए? तो कहते हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के जितने भी थे हमने करा दिए। और अंजुम वकील ने इंकशाफ किया कि मैंने तो सारे कराए, और उसमें से उनके 50% से ज्यादा जो है ना, वो आरओ के मुसद्दका थे, आरओ से तस्दीक कराई। यानी जिस आरओ पे इल्जाम है फॉर्म 47 जारी करने का गलत, उससे तस्दीक करा के फॉर्म 45 जो है वो उन्होंने तारिक महमूद जहांगीरी की अदालत में पेश कर रखे। तो इसीलिए फिर तारिक महमूद जहांगीरी के ट्राइब्यूनल को खत्म कर दिया। तारिक जहांगीरी जो है, उन्होंने जो कार्रवाई शुरू की थी उसमें एक और शफाफियत का पहलू भी था। उन्होंने ये फॉर्म 47 जो दरख्वास्त गुजार थे इनके भी, और जो फॉर्म 45 जो मुस्लिम लीग नून के जीते हुए एमएनए थे उनके भी, वो रजिस्ट्रार ऑफिस के पास रखवा दिए थे। और ये कहा था कि कोई भी शहरी, इसको कोई भी मीडिया पर्सन देखना चाहे वो एप्लीकेशन देगा, और किसी भी जो रजिस्ट्रार या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी भी ऑफिस बेरर जो है वो उनके मौजूदगी में, कोई ऑफिसर की मौजूदगी में, तो वो बैठकर उनको देख सकेगा, उनका मुशाहिदा कर सकेगा, उनका कंपैरिजन कर सकेगा। तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी शफाफियत नहीं हो सकती थी। लेकिन इस शफाफियत या इस ऑर्डर के बाद मेरे ख्याल में पूरा निजाम जो है वो नंगा होकर हमारे सामने आ जाता। देखिए ना, उसको फिर रोकने के लिए इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो है, इसमें सिटिंग जजेस भी हैं। जैसे लाहौर हाई कोर्ट के मेरे ख्याल में 5-6 के करीब ट्राइब्यूनल ऐसे हैं जो लाहौर हाई कोर्ट ने बनाए हैं सिटिंग जजेस पे। अब वो सिटिंग जजेस भी रिटायर्ड जजेस की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब देखें ना, एक सिटिंग जज जो खुली अदालत में लगाते हैं, हाई कोर्ट के जजेस खुली अदालत में सारे काम करते हैं, वो भी जो है ना बंद कमरों के अंदर इलेक्शन के केसेस सुन रहे हैं। क्यों भाई? ये तो रिटायर्ड जजेस हैं, चले इनको आप नौकरीबाज कह सकते हैं, लेकिन जो सिटिंग जजेस हैं इनको तो अपना एक डेकोरम रखना चाहिए, अपना एक उनकी इंटेग्रिटी है, एक उनका इमेज है। हाई कोर्ट है भाई, चाहे बेशक ट्राइब्यूनल है, आपको खुली अदालत में ये ट्राइब्यूनल की हियरिंग करनी चाहिए। आप भी रिटायर्ड जजों की तरह बिहेव करना शुरू हो गए, मीडिया को एक्सेस नहीं देनी, आम पब्लिक को एक्सेस नहीं देनी, और फिर ना ये बता रहे हैं। कम से कम लाहौर हाई कोर्ट को ये भी बताना चाहिए ना कि उनके जो 6 ट्राइब्यूनल हैं, जजों की कारकर्दगी तो बतानी चाहिए ना, उन्होंने अभी तक क्या प्रोग्रेस की है, वो भी कोई होना चाहिए। ये सारे इलेक्शन ट्राइब्यूनल को डाटा जारी करना चाहिए, डाटा जारी करना चाहिए, ऑर्डर ऑफ द डे अवेलेबल होना चाहिए, कार्रवाई के हवाले से अगर कोई मालूमात लेना चाहे वो अवेलेबल होनी चाहिए। अगर वो जिस तरह जैसे जहांगीरी ने जो है वो एक ओपन रखा था शफाफियत के लिए, ओपन कोर्ट, असल में ओपन कोर्ट ये इनको सूट नहीं करती ना। ओपन कोर्ट तो फिर निजाम पूरा नंगा होकर सामने आ जाता है। अच्छा, अभी तक हमें ये भी नहीं पता कि कुल कितने ट्राइब्यूनल, मेरे ख्याल में 23 के या 24 के करीब ट्राइब्यूनल है पूरे पाकिस्तान में। जी। उनके जजेस की एक लिस्ट तो कहीं इलेक्शन कमीशन को बता देनी चाहिए कि ये लोग हैं कौन जिनको नौकरी दी गई है, जो रिटायर्ड जजेस हैं। अच्छा, इनका तो पता चले कि इनका बैकग्राउंड क्या है। इसमें जो पॉइंट नंबर 5 है वो ये कहते हैं कि 374 में से 206 उज़रदारियाँ जो है वो पीटीआई के हमाई याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से दायर की गई। ठीक है। इनमें से
अब तक जो है वो 38% दरखास्तें निपटाई गई हैं। निपटाने से मुराद क्या है? अब निपटाने से मुराद फाफन को भी चाहिए था। असल में निपटाने से मुराद उन्होंने ऊपर बता दिया ना कि 171 के फैसले हुए हैं, तो 168 जो है वो नाकाबिले समात, वो दरखास्तें खारिज कर दी गई हैं, खारिज हो गई हैं और उसमें 48% नाकाबिले। और वो कह रहे हैं 3 बलोचिस्तान के। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फिगर दे रहे हैं कि 206 में से अब तक 78 जो है वो बुनियादी तौर पर दरखास्तें खारिज हो चुकी हैं, क्योंकि वो जो 3 का फैसला हुआ है वो बलोचिस्तान की हैं, मतलब इनकी पंजाब की खारिज हो चुकी हैं, जितनी भी थी खारिज हो चुकी हैं, A to Z खारिज। ये तो कमाल हो गया, ये तो कमाल हो गया। वैसे हाथ मैं हैरान हूँ, पीटीआई की तरफ से इस मामले पे कोई रद्द अमल, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, कोई रिएक्शन नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं। मसला वही है, वकालत भी करनी है, वकालत भी करनी है, अपनी बचानी है वकालत भी। तो आगे चलकर ये कहते हैं कि 13% उज़रदारियाँ मुस्लिम लीग नून और 8% पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की जानिब से दायर की गई थी। इन दोनों जमातों के उम्मीदवारों की निसफ से ज्यादा उज़रदारियों पर फैसले हो गए हैं। मतलब क्या फैसले हुए हैं अब ये भी नहीं पता है। निसफ से ज्यादा। वैसे फाफन भी ना, फाफन भी थोड़ा सा मोहतात लगते हैं। नहीं, फाफन बहुत ज्यादा मोहतात लगता है। फाफन ने बैलेंस करते करते पता नहीं क्या कर दिया, इम्बैलेंस कर दिया, इम्बैलेंस कर दिया। आप बताएंगे पीटीआई की इतनी उज़रदारियां थी, उनके खिलाफ इतने हो गए, इनके हक में इतने हो गए, कुछ अंदाजा तो हो ना। और उसमें आपने सिर्फ एक दे दिया कि नाकाबिले समाअत जनाब का। अच्छा, नाकाबिले समाअत का आप थोड़ा सा मजीद बताएं ना कि कितने फीसद जो है उनमें जो तकनीकी तौर पर जो डॉक्यूमेंट्स से वो जमा करवाने थे, या बर वक्त उन्होंने इलेक्शन पिटीशन फाइल नहीं की, या किस बुनियाद पर की है ना, वो बुनियाद भी बड़ी मैटर करती है। अच्छा, दूसरा ये देखें कि अभी तक जितनी दरख्वास्तें निपटाई भी गई हैं, लेट्स से कि 371 में से कितना 374 में से 171 निपटाई गई है। तो वो जो निपटाई गई है उनके रिटर्न ऑर्डर्स कहाँ हैं? ये कौन प्रोवाइड करेगा? ये पीटीआई के वकला भी नहीं पब्लिक कर रहे, इलेक्शन ट्राइब्यूनल वाले भी नहीं कह रहे, हमें भी नहीं मिले कुछ जो है वो, और फाफन को भी नहीं मिले। तो भाई इतने खुफिया ऑर्डर्स हुए हैं, तो मैं तो हैरान हूँ ऐसे पीटीआई के वकला पे कि अभी तक वो लोग सामने क्यों नहीं आ रहे, और वो एमएनए जिनकी उज़रदारियां फारग हुई हैं वो एमएनए क्यों खामोश हैं? इतना भी क्या खौफ, इतना भी क्या डर कि आप जो है वो आपकी उज़रदारियां डिसाइड हो रही हैं और आप शेयर ही नहीं कर रहे? हो सकता है उनको कोई धमकी मिली हो कि आपने अगर सामने आए तो गिरफ्तार हो जाएंगे। तो अंडरग्राउंड गए में 10-10 साल कैद की, ये भी है, वो भी बड़े मसाइल है ना उनके भी। मसला सारे नायल ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे चलकर ये कह रहे हैं जो है वो 374 में से 206 यानी 55% उज़रदारियां। अच्छा, ये हो गया। पॉइंट नंबर 7 ये है कि अब तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के 84 फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर की गई हैं, जिनमें से 71 ताहाल ज़ेरे समाअत हैं। अब ये एक और बहुत बड़ा सवाल है, मुझे लगता है ये जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी बाहर एक सराय बना रहे हैं ना साइलिन के लिए, सराय जो फैसिलिटेशन सेंटर बना रहे हैं, मुझे लगता है ये जो 71 दरखास्त गुजार हैं ये उन्हीं के लिए बनाई जा रही है कि बस अगले 4-5 साल तक उधर ही आके लेटा करें। एयर कंडीशन सराय आपके लिए बनाई जा रही है, फैसले नहीं होने। सराय साइलिन के लिए बन रही है, 60,000 मुकदमात के फैसले नहीं होने, क्योंकि जिस वक्त वो फैसले हो गए तो लोग सवाल करेंगे ये 34 जजों की सुप्रीम कोर्ट केड़ी दुनिया में होती है, इतने भर्ती कर लिए 26-26 लाख रुपए तनख्वाह पे। तो मुझे तो लगता है अब 60,000 के, अब तो लाख के करीब ये मुकदमा ज़ेर अल्तवा होंगे, तो 34 जजों की ये तनख्वाहें जस्टिफाई होंगी। तो ये तो बिजनेस बन गया है सुप्रीम कोर्ट का भी कि ये पेंडेंसी जो है वो 60,000 से कम नीचे ना आए, वरना लोग पूछेंगे इतने जज क्यों भर्ती कर लिए, जरूरत ही नहीं है इतने जज, तो ये कभी नहीं अब रिजॉल्व होने लगे। मुझे लगता है कि 60,000 की पेंडेंसी, और ये देख लें कि 74 मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग ज़ेरे समाअत है। आज कुछ केस लगे हुए भी, आज कुछ लगे हुए थे, लेकिन कितनों के फैसले हुए, इसका जवाब भी आप सुप्रीम कोर्ट को देना होगा कि इलेक्शन मैटर से रिलेटेड अपीलें लेकर आप क्यों क्रोक मुर्गी की तरह उन पे बैठे हुए हैं, जैसे क्रोक मुर्गी। उनको तो चाहिए था कि इलेक्शन मैटर्स पे एक स्पेशल बेंच बना दिया जाता और वो उसको अलग से जो है वो सुनता और उसको फैसले जल्दी करता, और अब भी करना चाहिए। अच्छा, पॉइंट 8 है, इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 148(5) के मुताबिक इलेक्शन पटिशन का फैसला पटिशन दायर करने होने के 180 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, जबकि पटिशन कामयाब उम्मीदवार का नाम गजट में शाया होने के 45 दिन के अंदर दायर की जा सकती है। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन को 18 माह गुजर चुके हैं। अच्छा, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जिन पर सबसे ज़्यादा एतराज़ था, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर डे टू डे हियरिंग शुरू कर दी थी
और तारिक फजल चौधरी ये जो फॉर्म 45 नहीं लेकर आ रहे थे, इनको बाकायदा 30-30 हज़ार पे जुर्माने कर दिए थे कि मतलब बार बार उनको कह रहे थे लेकर, अब लेकर कहाँ से आते, वो होते तो लेकर आते ना, तो वो ला नहीं रहे थे, बाद में आरओ से बनवा के लिए तो उन्होंने जुर्माने शुरू कर दिए। और अब ये कह रहे हैं कि 18 माह गुजर चुके हैं जहां आपने 6 माह में ये फैसले करने थे 180 दिन में, वहाँ 18 माह गुजर चुके बात हैं। यह है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी वो अपने पोलो के घोड़ों से उतरेंगे तो ये मामला देखेंगे ना। अब ये सुप्रीम कोर्ट है, अवाम के मैंडेट का इतना हसास मामला नहीं, है। वो इतनी मीटिंग्स कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक कोई प्लानिंग, पता नहीं कौन सी वो मीटिंग परसों चौथ चल